वेद औनी तरफ देखकर कहता है, यह सब तुम्हें किसने दिखाया? कहते हुए वह उस मोबाइल को देखता है तो वह जान जाता है कि यह फ़ोन टेला का है। वेद बिना किसी एक्सप्रेशन के औनी की तरफ देखकर कहता है, तुम बिना, वह सिर्फ एडिटिंग है। हम सभी को कुछ दिन बाद एक हॉरर स्टोरी पब्लिश करनी थी, जिस कारण हम सब ने ऐसी एडिटिंग किया है। और तुम हो कि तुम्हें लगता है कि मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं भला कुछ ऐसा हो सकता हूँ। ऐसे सिर्फ कहानियों में ही होता है, असल ज़िंदगी में नहीं। तुम मुझसे डर क्यों रही हो? कहते हुए वह उसे गले लगाने की कोशिश करने लगता है तो औनी खुद से उसे दूर धक्का देते हुए उससे कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम ऐसे नहीं हो तो उस रात तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, यह बताओ मुझे। वेद कहता है, उस चीज़ की तो शूटिंग करने मैं वहाँ पर गया था, तब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। अब प्लीज़ ऐसे बिहेव करना बंद करो। कहकर वह ज़बरदस्ती उसे गले लगा लेता है और उसे शांत करने के लिए कहता है और वह जोर से फिर चिल्लाता है। टेला उसकी आवाज़ सुनकर टेला जल्दी से आती है और उसकी तरफ देखकर कहती है, अरे तुम कितना समय आए? वेद उसे घूर कर देखता है और कहता है, अपना फ़ोन लेकर यहाँ से तुरंत जाओ। उसकी बात सुनकर टेला प्रोजेक्टर की तरफ देखती है और जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर औनी की तरफ देखकर वह कहती है, जो देखा है उसमें यकीन मत करना, वह सिर्फ एडिटिंग थी, ठीक है। यह कहकर वह तुरंत वहाँ से निकल जाती है। वेद उसे तब तक घूरता है जब तक कि वो वहाँ से चली नहीं जाती। औनी अभी भी काँप रही थी। वेद उसे शांत कराते हुए कहता है, शांत हो जाओ, चलो मैं तुम्हें दवाई खिला देता हूँ, सो जाओ। यह कहकर वह उसे दवाई खिलाता है और उसके सिर को सहलाते हुए उसे सुलाने की कोशिश करता है और फिर धीरे से कहता है, तुम ज़्यादा गुस्सा मत किया करो। तुम गुस्सा करती हो जिस कारण तुम बेहोश हो जाती हो। मैंने डॉक्टर से कंसर्न किया है, ओके। उसकी बात सुनकर औनी धीरे से हाँ में सिर हिला देती है और अपनी आँखों को बंद कर लेती है। वेद अपनी आँखें बंद करके मन में कहता है, अब तो मैं चाह कर भी तुम्हें अपनी असलियत नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने देख लिया है तुम किस हद तक इन सब चीज़ों से डरती हो। उस दिन तो बी ने तुम्हारी मेमोरी ख़त्म कर दी थी, लेकिन अगर बार बार ऐसा करते रहें तो हो सकता है तुम मुझे भी भूल जाओ। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी हम सब की असलियत अब तुम्हारे सामने बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा। यह कहकर वह उसे गले से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह अस्तित्व रात भर अपने ऑफिस में था। जब वह घर में कदम रखता है तब उसके नाक में खून की स्मेल जाती है। वह उस खुशबू का पीछा करते हुए जब अर्णव के कमरे में पहुंचता है तो देखता है अर्णव के हाथ से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर चोट के काफ़ी ज़्यादा निशान थे।
यह देखकर वह उसके पास जाकर कहता है, यह सब क्या हाल करके रखा है अपना। उसकी बात सुनकर अर्णव कहता है, सीरियसली भाई, आपको मेरे चोटों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं कल से इस दर्द से तड़प रहा हूँ। उसकी बातों को सुनकर आदित्य अपने पीछे खड़े हुए गुवाहाटी की तरफ देखता है तो गुवाहाटी तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और अर्णव का मलहम पट्टी करने लगता है। तो अर्णव उस बॉक्स को फेंकते हुए उससे कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे बदला चाहिए, बदला उस वेदांत सिंह राठौर से और उसके सभी दोस्तों से। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। जब अस्तित्व अर्णव के मुंह से वेद का नाम सुनता है तो कहता है, तुम उसे कहाँ पर मिले? अर्णव कहता है, मैं उसे कॉलेज में मिला। अस्तित्व फिर से कहता है, बिना किसी गलती के वह तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं जहाँ तक उसके बारे में पता लगा पाया हूँ वह बिना किसी गलती के किसी के साथ कुछ भी नहीं कहता। अपनी गलती साफ साफ मेरे सामने जाहिर करो, तब जाकर मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँगा, वरना मुझे पता है तुम कैसे हो। उसकी बात सुनकर अर्णव कहता है, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद। मैं खुद की मदद खुद ही कर सकता हूँ। आप भी एक नंबर के बुज़दिल हैं, जो कि हर बार किसी न किसी से मार खाता रहता है। उस इंसान ने आपको जेल भेजा, उस लड़की ने आपका इस्तेमाल किया और फिर वह आपको छोड़कर चली गई किसी और की बाहों में। उसकी बातों को सुनकर तो अस्तित्व के जबड़े को कसकर पकड़ लेता है और अपने शब्दों को पीसते हुए कहता है, इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस, यू गॉट इट। एंड मैं तुम्हें आखिरी बार समझा देता हूँ, उस लड़की की तरफ नज़र उठाकर भी मत देखना। और अब मुझे तुम्हारे मार खाने का पूरी तरीके से वजह पता चल चुकी है। तुमने ही अवनी के साथ ज़बरदस्ती बदतमीजी करने की कोशिश की होगी और अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगा, लेकिन वेद को मैं छोड़ूंगा भी नहीं। यह कहकर वह उसके हाथ को झटक देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद अर्णव गुवाहाटी की तरफ देख कर कहता है, चल अपना काम कर। गुवाहाटी अपने गुस्से को अंदर ही दबाते हुए उसकी मलहम पट्टी करता है और वहाँ से फिर चला जाता है। उसके जाने के बाद अर्णव पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, अब आएगा ना मज़ा, जब तुम दोनों आमने सामने आओगे और मैं तुम दोनों की लड़ाई के बीच में घी का काम करूँगा। आदित्य अपने कमरे में आता है, जहाँ पर अभी भी अनु के एहसास थे। वह अपनी आँखों को बंद करके उस एहसास को महसूस करता है। तुम्हें तो मैं अपना बना कर रहूँगा अवनी, चाहे किसी भी हालत में। और हाँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी, मेरे पास रहोगी। देख लेना, आ रहा हूँ मैं आज तुमसे मिलने। कहकर वह वहाँ से सीधा वॉशरूम की ओर चला जाता है। राठौर इंडस्ट्री
आज मिलन ऑफिस आया हुआ था क्योंकि आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर आने वाला था और विवेक कहीं और चला गया था। आहान और मिलन वहाँ पर बैठे हुए थे। वेद भी आ चुका था क्योंकि आहान ने ज़बरदस्ती उसे बुलाया था। सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे। प्रोजेक्टर ऑन होने के कारण लाइट बंद थी। जब प्रोजेक्टर ऑफ होती है तो मिलन सबकी तरफ देखता है। उसकी नज़र एक शख्स पर ठहर जाती है। वह हल्का सा मुस्कुराता है क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं, आस्था बैठी हुई थी। जब आस्था मिलन को देखती है तो उसकी आंखें भी छोटी हो जाती हैं। आहान उन लोगों की तरफ देखकर कहता है, यह प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ मेरे दोनों बेटे बेतान सिंह राठौर और मिलन सिंह राठौर मिलकर करेंगे। यह सुनकर वेद धीरे से कहता है, डैड, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे कॉलेज के साथ साथ अपने ऑफिस को भी संभालना होता है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उसकी बातों को सुनकर मिलन कहता है, इट्स ओके भाई, मैं कर लूँगा। वेद उसकी तरफ देखता है तो वहीं मिलन सिर्फ आस्था को ही देख रहा था। वेद उसके नज़रों का पीछा करते हुए देखता है तो एक आह भरते हुए कहता है, किसी को भी तो छोड़ दो। उसकी बात सुनकर मिलन मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत कीजिए, वह आपकी भाई की बीवी बनने वाली है। उसका नाम आस्था चौहान है, जिसे मैं प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर वेद उसकी तरफ देखकर कहता है, चाहे तुम उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखो, चाहे तुम उसे अपने घर पर लेकर जाओ, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यह बात याद रखना। कहते हुए वह सबको एक्सक्यूज मी कहता है और वहाँ से चला जाता है। आस्था, जिसने आज से ही चौहान कॉरपोरेशन को ज्वाइन किया था, जब वह जानती थी कि मिलन एक इतने बड़े फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि मिलन हमेशा एक नॉर्मल लड़के की तरह बाइक में ही घूमता रहता था। आस्था अपने असिस्टेंट की तरफ देखती है तो उसका असिस्टेंट कुछ फाइल आहान की तरफ कर देता है, जिसे देखकर आस्था कहती है, मिस्टर राठौर, यह प्रोजेक्ट मैं नहीं, मेरे पापा हैंडल करेंगे। उनकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, जिस कारण यह मीटिंग मैंने ज्वाइन किया है। बाकी आपको हमारे कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम उसे सुधार देंगे। उसकी बात सुनकर आहान जैसे ही ठीक है कहने वाला था कि मिलन कहता है, मिस चौहान, मुझे आपके साथ काम करना है। आहान घूर कर मिलन को देखता है तो मिलन बेचारा सा मुंह बनाता है तो आहान उन दोनों को देखकर कहता है, आप दोनों डिस्कशन कीजिए कि एक्चुअली में किसको किसके साथ काम करना है, और मुझे तो यह प्रोजेक्ट संभालना नहीं है, आपको और हमारी कंपनी को संभालना है। मैं चलता हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर सिर्फ मिलन,
आस्था और उसका असिस्टेंट ही बैठा हुआ था। मिलन घूर के असिस्टेंट की तरफ देखता है तो असिस्टेंट वॉशरूम जा रहा हूँ कहकर वहाँ से चला जाता है। आस्था उसे रोकना चाहती थी लेकिन वह चला जाता है। आस्था मिलन को इग्नोर करते हुए अपने फाइल पर ध्यान देती है। यह देखकर मिलन अपनी जगह से खड़ा होता है और पीछे से आस्था की तरफ झुककर कहता है, आखिरकार देखो, बिना मेरे तुम्हारे करीब आए किस्मत ने तुम्हें खुद मेरी झोली में लाकर डाल दिया। आस्था अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखती है और अचानक देखने के कारण आस्था के जो होंठ मिलन के होठों से जो कि झुके हुए थे उसमें लग जाते हैं। यह देखकर मिलन की आंखें बड़ी हो जाती हैं तो वहीं आस्था अपना चेहरा जल्दी से उससे दूर कर अपने होठों को घिसने लगती है। यह देखकर मिलन उसके हाथ को हटाकर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे पेशेंस के साथ किस करने लगता है। आस्था उसे खुद से दूर ढकेल देती है और उसके गाल पर खड़ी होकर एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, अपने हद में रहा करो। कई बार देख लिया है मैंने, तुम्हारे कारण मेरे पापा की आज वह हालत है और तुम्हें पता भी है मेरे घर के लोग जब से तुम मेरे घर आए हो तब से मेरी दादी, मेरे फैमिली मेम्बर मुझे मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाने को कह रहे हैं। मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं? और एक बार तुम मुझसे दूर रहा करो। चले क्यों नहीं जाते मेरी ज़िंदगी से? जब से आए हो मेरी ज़िंदगी की सुख शांति ही चली गई है। मिलन, जो कि इतने समय से उसका हर एक बर्ताव बर्दाश्त करते हुए आया था, वह उसके बाजुओं को पकड़कर एक हाथ से उसके कमर को पकड़ता है और उसके गले में अपना हाथ डालकर उसके होंठ के पास जाकर कहता है, एक बात अच्छे से याद रखना, मिलन सिंह राठौर नाम है मेरा। जो चीज़ मुझे पसंद हो मैं उसे हर हालत में अपना बना कर रखता हूँ। और दूसरी बात, 2 महीने हो गए हैं तुम्हारे इस बर्ताव को बर्दाश्त करते हुए, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता। या तो तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ या तो फिर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती से अपना बना लूँगा। आस्था गुस्से से कहती है, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? छोड़ो मुझे। यह कहकर वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है तो मिलन उसे और कस के पकड़कर उसके होठों पर किस करने लगता है। आस्था उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है लेकिन मिलन का गुस्सा जो इतने समय से वह खुद के अंदर दबा कर रख रहा था, वह सब आज वह आस्था के ऊपर उतार रहा था। आस्था आखिर में रोते हुए कहती है, छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो मुझे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिलन उसे छोड़ देता है और फिर उसके आंसुओं को साफ कर उसके बालों को ठीक करता है और उसके कपड़े जो कि अस्त व्यस्त हो चुके थे उसको ठीक करते हुए कहता है, सॉरी, लेकिन आज के बाद मुझ पर हाथ मत उठाना। और हाँ,
तुम इस प्रोजेक्ट को मेरे साथ कर रही हो, वरना मेरे साथ धोखाधड़ी के केस में मैं तुम्हारे कंपनी के नाम को डुबोने में देर नहीं लगाऊंगा। और हाँ, मैं तुम्हारे घर में आकर कह दूंगा कि हम दोनों ने शादी कर ली है। यह कहकर वह कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद आस्था कुर्सी पर बैठकर रोने लगती है। कॉलेज वेद ऑनी कॉलेज आते हैं। तभी अचानक वेद से एक लड़की टकरा जाती है और वह जैसे ही गिरने वाली होती है कि वेद उसे पकड़ लेता है। वह लड़की गिरने के डर से अपने बाजुओं को वेद के गले में डाल देती है। वेद उस लड़की की तरफ देखता है और जब वह लड़की अपनी आंखें खोलकर वेद की तरफ देखती है तो उसकी खूबसूरती में एक तरीके से वह मोहित सी हो जाती है। वेद उसे उठने के लिए कहता है, लेकिन वह लड़की कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती। वेद तो ठहरा बदतमीज और ऑनी के अलावा किसी और की केयर ना करने वाला। वह उस लड़की को छोड़ देता है, जिस कारण धड़ाम की आवाज़ के साथ वह लड़की जमीन पर गिर जाती है। वेद उसे एक नज़र देखता है और उसे इग्नोर कर ऑनी का हाथ पकड़कर क्लासरूम की तरफ चला जाता है। ऑनी पलटकर उस लड़की को नफरत भरी नज़रों से घूरते हुए चली जाती है। वह लड़की अचानक गिरने से अपने होश में आती है और फिर वेद की तरफ देखते हुए अपने ही मन में कहती है, मेरे सपनों के राजकुमार, आखिर तुम असल ज़िंदगी में भी मेरे सामने आ गए। अब या तो तुम हमेशा के लिए इस निशा के नशे में खो जाओ, या तो फिर मैं तुम्हारे नशे में खो जाऊंगी। कहते हुए वो खड़ी होती है और अपने कैंपस की ओर चली जाती है। क्योंकि उसका सब्जेक्ट अलग था, दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वेद और ऑनी की नज़दीकियाँ बढ़ तो रही थीं, लेकिन ऑनी ने जो चीज़ें प्रोजेक्टर में देखा था उस पर उसे यकीन होता जा रहा था। क्योंकि वेद का बिना उसे बताए चला जाना और अमावस्या के दिन उसका पागलों की तरह हरकत करना, यह सब चीज़ें उसे अंदर ही अंदर डरा रही थीं। 2 हफ्ते बाद रात का वक्त जंगल कनिक्स, जो कि 1 महीने से अपनी माँ से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी माँ हमेशा काम और अपने बनाए राक्षसों की सेना को ट्रेन करने में बिजी रहने के कारण उससे मिल ही नहीं पाती थी। लेकिन आज वह एक बार फिर उसी गुफा में आया जहाँ पर तानिया ने उसे जन्म दिया था। वह उस गुफा में आता है और अपने गले में पहने लॉकेट में हाथ डालकर वह अपनी आँखों को बंद कर लेता है। उसकी आँखों में खोलते ही वह एक नई दुनिया में आ जाता है, जहाँ पर स्वर्ग लोक की तरह खूबसूरती फैली हुई थी। कनिक्स चलते हुए अंदर जाता है। जब वह एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है, तब वह नीचे की तरफ देखता है। तालाब के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत स्वर्ण महल बना हुआ था। वह उस महल की तरफ अपना रुख मोड़ देता है और जब वह वहां पहुंच जाता है, तब हर कमरे में किसी न किसी की दर्द भरी आवाज़ें बाहर आ रही थीं।
जब वह उस महल के हॉल में पहुंचता है तो वहां पर बहुत सारी सुर्ख बिछी हुई थी, जिसमें से एक बहुत बड़ा राज सिंहासन बना हुआ था, जहां पर एक 45 वर्ष की महिला बैठी हुई थी। कनिष्क उसके सामने जाता है और अपना सिर झुकाकर कहता है, मेरा नमस्ते स्वीकार करें माँ। वह औरत उसकी तरफ देखती है और कनिष्क को देखकर अपनी बाहें फैलाकर उसके तरफ जाते हुए कहती है, मेरा शेर बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें समय नहीं दिया। क्या खबर लाए हो पृथ्वी से? इतना समय हो गया है वहाँ को छोड़े। कनिष्क अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, माँ, मैं आपसे एक सवाल का जवाब लेने आया हूँ। उसके भाव को इतना कठोर देखकर तानिया समझ जाती है कि कनिष्क उससे क्या पूछना चाहता है। तानिया उसके चारों तरफ घूमते हुए कहती है, एक बात याद रखना, जहाँ आहान सिंह राठौर के बेटे के पास 17 तक शक्तियाँ हैं, वहीं तुम्हारे पास विरासत में मिली नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जिसे मैंने तुम्हें काम को हमारे हवाले करने के लिए बचा के रखने को कहा था, ना कि एक मामूली लड़की के प्यार में पड़कर अपने असली फर्ज को भूलने के लिए। उसकी बात सुनकर कनिष्क मुस्कुराता है और कहता है, आपको क्या लगता है माँ, मैं जो सबके सामने इतना भोला भाला बनता हूँ, इसका मतलब यह है कि आपने पापा के कातलियों को मैं बिना कुछ करे ऐसे ही जाने दूंगा? कभी नहीं। और जिस लड़की से मैंने प्यार किया है वह कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि उन सब लोगों के गले की फांसी का फंदा बनेगी और मेरे बदले को पूरा करने में मेरी मदद करेगी। अब बस देखते जाइए। उसकी बात को तानिया नासमझी से कहती है, मतलब कनिष्क उसे बताना शुरू कर देता है। जैसे जैसे तानिया उसकी बातों को सुन रही थी, उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह कनिष्क के कंधे पर थपथपाते हुए कहती है, बहुत खूब, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम्हारे चाचू, मतलब तुम्हारे डैड के छोटे भाई हमारे साथ आने के लिए तैयार हो गए हैं। उसकी बातों को सुनकर कनिष्क की खुशी दोगुनी हो जाती